अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं राव जहां ज़ेब अपने यूट्यूब चैनल फिजिसिस्ट जहां ज़ेब के साथ। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम फिजिकल ऑप्टिक्स का सेकंड हाफ पोर्शन डिस्कस करेंगे। तो चलें स्टार्ट करते हैं अपने पहले टॉपिक डायफ्रैक्शन से। इसको समझने के लिए हमने क्या किया, कंसीडर कर ली एक स्मॉल स्टील बॉल। ठीक है, 3 मिलीमीटर की एक स्टील बॉल हमने कंसीडर कर ली और उसके सामने एक सोर्स ऑफ लाइट रखा, ये सोर्स ऑफ लाइट है, और बैक साइड पे एक दीवार है। अब क्या होगा, जब हम इससे लाइट डालेंगे तो इसके पीछे जो दीवार है उस पर क्या होगा, इसका शैडो बनेगा। वहां पे जगह ब्लैक ब्लैक होगी, यानी शैडो बन जाएगा इसका। अब होनी तो ये पूरी जगह ब्लैक चाहिए थी, शैडो होना चाहिए था, लेकिन होता क्या है कि यहाँ पे दरमियान में बिल्कुल सेंटर में एक ब्राइट स्पॉट नजर आता है आपको, आपने देखा भी होगा। दरमियान में ब्राइट स्पॉट है, बाकी जगह इसका साया बना हुआ है। अब ये किस वजह से हुआ है, तो ज़रा इस पे तवज्जो करनी है। होता है ऐसा, सोर्स से जब लाइट आती है और इन पॉइंट्स पे टकराती है इस बॉल के, तो ये पॉइंट्स एज इटसेल्फ क्या करते हैं, सोर्स ऑफ लाइट के तौर पे एक्ट करते हैं। ठीक है, सोर्स ऑफ लाइट यानी सेकेंडरी सोर्स ऑफ वेवलेट्स, आपने पढ़ा था ना हाइगन्स प्रिंसिपल में। अब ये सोर्स की तरह एक्ट कर रहे हैं, तो इनसे भी तमाम डायरेक्शन में लाइट रेज ऐसे निकल रही होंगी। तो एक लाइट रे क्या करेगी, यहाँ पे आ जाएगी, यहाँ से भी एक लाइट रे कहाँ आ जाएगी, यहाँ पे आ जाएंगी, इंटरफेयर करेंगी कंस्ट्रक्टिवली, और दरमियान में क्या होगा, ब्राइट स्पॉट। दरमियान में क्या बन जाएगा जी, ब्राइट स्पॉट। तो ये क्या हुआ है, दरअसल ये हुआ है कि बेंडिंग ऑफ लाइट अराउंड दी ऑब्स्टेकल्स, इसी को तो हम डायफ्रैक्शन कहते हैं। बेसिकली ये बेंड तो नहीं हो रही थी, ये हो क्या रहा था कि हाइगन्स प्रिंसिपल के थ्रू वो जो 2 पॉइंट्स बने थे वो दोनों सेकेंडरी सोर्स के तौर पे एक्ट करने लग गए थे, तो उनकी वजह से इसका जो सेंट्रल पॉइंट है वो ब्राइट होगा। बाकी सारी ये जो जगह है ना, बाकी सारी जो आपको नजर आ रही है, ये वाला सारा पोर्शन, इस जगह पे इसका शैडो ही होगा, ये सारा शैडो है। ठीक है, ये सारा शैडो है, लेकिन दरमियान वाली जो जगह होगी वो क्या होगी, वो ब्राइट स्पॉट होगी। इसको कहते हैं हम डायफ्रैक्शन। लिख भी देता हूं, बेंडिंग ऑफ लाइट। ठीक है, बेंडिंग ऑफ लाइट कहाँ जी, अराउंड दी ऑब्स्टेकल्स, अराउंड ऑब्स्टेकल्स। ऑब्स्टेकल का मतलब होता है रुकावट। ठीक है, ये होगी जी बेंडिंग ऑफ लाइट। तो अब देखते हैं कि डायफ्रैक्शन नैरो स्लिट से किस तरीके से हो सकती है। स्लिट क्या होती है, स्लिट होती है वो छोटी सी स्पेसिंग जिससे लाइट पास करके जा सके। ठीक है, अब देखते हैं कि नैरो स्लिट्स बनाई हुई हैं काफ़ी सारी, इससे काफ़ी सारी रेज पास कर रही हैं। टोटल नंबर ऑफ लाइंस यहाँ से जो हमने दिखाई हैं वो 9 है। अब 9 रेज इसमें से पास कर रही हैं, वो यहाँ पे लेंस से पास करती हैं और पॉइंट P पे फोकस हो जाती हैं। तो अब हम बात कर लेते हैं कि जब ये लाइंस, जब ये रेज निकल रही थी AB से, जब ये AB से निकल रही थी तो हमने कंसीडर कर लिया कि लाइट रे 1 और 5 आपस में क्या है, इन फेज है। जब AB से निकल रही, कंसीडर कर लिया। लेकिन जैसे ये पहुंचेंगी AC पे जैसे ही पहुंचेंगी, वहां से लाइट रे 1 और लाइट रे 5 के दरमियान जो एक पाथ डिफरेंस होगा वो कितना हो जाएगा जी, λ/2। 1 और 5 के दरमियान पाथ डिफरेंस कितना हो जाएगा, λ/2। इसी तरीके से अगर देखें 2 और 6 के दरमियान कितना हो जाएगा पाथ डिफरेंस, वो भी कितना होगा जी, λ/2। 2, 6, ठीक है, 3, 7, 4, 8, 5, 9, इनके दरमियान पाथ डिफरेंस कितना होगा, λ/2। अब पाथ डिफरेंस λ/2 हो गया, तो ये जब जाके मिलेंगी यहाँ पे पॉइंट P पे, तो क्या होगा, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी और क्या बनेगा, डार्क स्पॉट बनेगा। बात समझ में आ गई? चलो, तो ये आपने याद रखना है। अब होगा क्या, हमने क्या कहा कि 1 और 5, ठीक है, जब ये मिलेंगी जाके तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी। तो 1 और 5 जो हैं ये बराबर फासला तो तय नहीं कर रही, 5 जो है वो थोड़ा सा ज़्यादा फासला तय कर रही है। उसको हम नाम दे देते हैं AB का, जो ये एक्स्ट्रा फासला तय कर रही है। अब अगर ये पाथ डिफरेंस हमने निकालना हो तो आप यहाँ से कैसे निकाल सकते हैं, ट्राइंगल में देख के। देखें जी, ये डिस्टेंस देखें पहले कितना है। अगर ये टोटल डिस्टेंस जो है स्लिट का ये हो D, तो 1 से लेके 5 तक कितना है, 1 से लेके 5 तक इसका हाफ है, D/2।
ठीक है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, साइन थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा जी, ए बी, वो पाथ डिफरेंस जो हम निकालना चाहते हैं, डिवाइडेड बाय d/2 डिस्टेंस। तो यहाँ से क्या आ जाएगा कि ए बी इज इक्वल टू d/2 इंटू साइन थीटा, ये आ जाएगा ना। तो यहाँ से क्या होगा कि ए बी की जगह पाथ डिफरेंस हम पुट करेंगे, पाथ डिफरेंस कितना आ रहा था, λ/2, तो λ/2 इज इक्वल टू d/2 इंटू साइन थीटा। तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ से हमारे पास क्या कंडीशन बन जाएगी, d साइन थीटा इज इक्वल टू लैम्डा। ठीक है, अब इस लैम्डा के साथ आप लगा दें m, आप कह दें जी m जो है वो ऑर्डर ऑफ इमेज है और ये m बराबर होता है +0 होता है ±1 ±2 ±3 होता है, इस तरीके से। इसमें होता क्या है, तवज्जो करनी है, इसमें कुछ इस तरीके से बनता है कि सेंटर में एक ब्राइट इमेज होता है और उसके फिर लेफ्ट साइड पे डार्क, ठीक है, लेफ्ट और राइट दोनों साइड पे, यहाँ भी डार्क, यहाँ भी डार्क। उसके बाद फिर क्या आ जाएगा, यहाँ भी ब्राइट, यहाँ भी ब्राइट। तो सेंटर में क्या है जी, एक ब्राइट इमेज बनेगा, मैक्सिमा बनेगा। तो ये इसकी कंडीशन है, आपने क्या करनी है, याद रखना। नेक्स्ट चलते हैं डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग पे। डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग क्या होती है, देखें आपने अपनी मास्टर्स की लैब में देखा होगा, ये एक छोटा सा इंस्ट्रूमेंट होता है, ग्लास के मटेरियल का बना हुआ होता है, ठीक है, ग्लास टाइप मटेरियल होता है। उसमें क्या होता है, इस तरह का होता है, काफ़ी सारी लाइंस जो हैं स्क्रैच की हुई होती हैं। वो इतनी लाइंस होती हैं कि आप उनको अपनी आँख से देख नहीं सकते, लेकिन इस तरीके से लाइंस स्क्रैच की हुई होती हैं। उन लाइंस की खासियत क्या है कि वो जो लाइंस हैं, वो लाइंस एक तो बहुत ज़्यादा क्लोज हैं, दूसरा वो इक्वी डिस्टेंस है, ठीक है, इक्वी डिस्टेंट, यानी कि वो लाइन एक दूसरे से बराबर फासले पे हैं सारी की सारी, ठीक है। और उन लाइंस के दरमियान में जो थोड़ी थोड़ी स्पेस है ना, वो स्लिट के तौर पे एक्ट करती है, ट्रांसपेरेंट स्पेस, यानी कि उस स्लिट से, उस ट्रांसपेरेंट स्पेस से लाइट पास कर सकती है, लाइट रे। तो यहाँ लिख देता हूँ कि ट्रांसपेरेंट स्पेस कहाँ पे जी, बिटवीन स्क्रैचेस, स्क्रैच यानी लाइन, वो जो लाइन लगाई हुई है स्क्रैचेस, वो किसके तौर पे एक्ट करती है, स्लिट के तौर पे एक्ट करती है। ठीक हो गया, ये होती है आपकी क्या जी, डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग। और एक टिपिकल डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग में कहते हैं कि 400 से 5000 लाइंस पर सेंटीमीटर होती हैं, ठीक है, इतनी ज़्यादा लाइंस होती हैं। यहाँ तक समझ आ गया। तो अब आगे देखते हैं, इससे कई एक रेज जो हैं वो जाके पहले लेंस से पास कर रही हैं और जाके पॉइंट P पे फोकस हो रही हैं, ठीक है। तो हम देख लेते हैं कि देखें, ये जो पहली रे है, दूसरी रे तो उसकी निस्बत ज़्यादा फासला तय कर रही है, तीसरी उसकी निस्बत, चौथी, पाँचवीं, छठी, सातवीं, ये तमाम लाइंस जो हैं वो एक दूसरे से डिफरेंट फासला तय कर रही हैं। तो अगर हम फ़र्ज़ कर लें, ये जो पहली है रे, पहली की निस्बत दूसरी का जो पाथ डिफरेंस है वो लैम्डा है, तो इसका तीसरी का क्या होगा, 2 लैम्डा, चौथी का क्या होगा, 3 लैम्डा, पाँचवीं का क्या होगा, 4 लैम्डा, और छठी का क्या होगा, 5 लैम्डा। ये इनका क्या होगा जी, पाथ डिफरेंस होगा। बात समझ में आ गई। तो इस तरीके से यहाँ पे पाथ डिफरेंस होगा। और पाथ डिफरेंस आप कैसे निकाल सकते हैं, यहाँ पे जी इक्वेशन बना लेते हैं, पहले भी हमने बनाई है, यहाँ पे मैं डायरेक्टली इक्वेशन लिख देता हूँ, d साइन थीटा इज इक्वल टू n लैम्डा। n जो है वो ऑर्डर ऑफ इमेज है, ठीक है, n क्या है, ऑर्डर ऑफ इमेज। अब यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट हमने डिस्कस करना है कि देखें कब जीरो ऑर्डर इमेज होगा, कब फर्स्ट ऑर्डर होगा, कब सेकंड ऑर्डर होगा। तो यहाँ पे देख लेते हैं हम, हाँ जी, देखिए ज़रा तवज्जो करें कि ये मैं लाइन लगा रहा हूँ पैरेलल टू एक्स एक्सिस, जो कि इसका पैरेलल एक्सिस है। ये जो लाइट रेज हैं ये इस पैरेलल के साथ एंगल बना रही हैं थीटा, ठीक है। तो होगा ऐसे, अगर ये लाइट रेज बिल्कुल इस तरीके, ऐसे ना हो, क्या हो, ये बिल्कुल सामने ऐसे पैरेलल हो, यानी एंगल कितना हो, ये 0 हो, ये एंगल कुछ भी ना हो, ये क्या हो, पैरेलल हो, ऐसे सीधा। एंगल कितना हो जी, यहाँ पे हम बता रहे हैं, अगर एंगल हो थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, तो तमाम लाइट रेज के दरमियान जो पाथ का डिफरेंस होगा वो 0 होगा,
ठीक है। पाथ डिफरेंस कितना होगा बता रहा हूँ यहाँ पे, पाथ डिफरेंस होगा 0। पाथ डिफरेंस 0 होगा तो वो जाके ब्राइट इमेज बना देंगी स्क्रीन पे उस पॉइंट पे, ब्राइट इमेज। ठीक हो गया। अब आप क्या करें कि ये जो लाइट रेज जो पैरेलल थी उनको ऐसे बेंड करते जाएं, ठीक है। जैसे जैसे वो बेंड होते जाएंगे एंगल क्या होता जाएगा, इंक्रीज होता जाएगा। इंक्रीज होते होते एक पॉइंट ऐसा आएगा कि जहां पे हमें दोबारा एक ब्राइट इमेज नजर आएगा। तो वो ब्राइट इमेज किस पे नजर आएगा, वो तब नजर आएगा जब पाथ डिफरेंस किसके बराबर हो जाएगा जी, किसके जी, लैम्डा के। ठीक है, तो ये क्या बराबर आ जाएगा, डी साइन थीटा। फिर किसके बराबर आ जाएगा, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ डी साइन थीटा, फिर बराबर आ जाएगा किसके जी, लैम्डा के। यहाँ पे डी साइन थीटा कितना था, 0। ठीक है, तो क्या होगा जी, अगर आप एंगल इंक्रीज करें, एंगल इंक्रीज करने से क्या फ़र्क पड़ता है ये मैंने आपको अभी बता दिया। ठीक है, एंगल इंक्रीज करें तो आहिस्ता आहिस्ता एक पॉइंट ऐसा आ जाता है जहाँ पे दोबारा ब्राइट इमेज नज़र आता है। वो क्या होता है जी, पाथ डिफरेंस उस टाइम लैम्डा होता है और डी साइन थीटा इज इक्वल टू लैम्डा, ब्राइट इमेज ही नज़र आता है। मजीद एंगल इंक्रीज करते जाएं तो एक पॉइंट पे जाके फिर दोबारा ब्राइट इमेज नज़र आएगा। ठीक है, थीटा को फर्दर इंक्रीज करें तो फिर एक जो है ना ब्राइट इमेज नजर आएगा। उस टाइम पाथ डिफरेंस कितना होगा, 2 लैम्डा। ठीक हो गया। ये कौन सा होगा, सेकंड ऑर्डर। पहला वाला था 0 ऑर्डर, अगला क्या था, फर्स्ट ऑर्डर। ये कौन सा है, सेकंड ऑर्डर। यहाँ पे डी साइन थीटा किसके बराबर होगा, डी साइन थीटा इज इक्वल टू 2 लैम्डा। ये हो गया जी इसका क्या, ऑर्डर ऑफ द इमेज। समझ आ गई। अब हम बात कर लेते हैं ग्रेटिंग एलिमेंट की। देखें, कोई सी भी दो स्लिट्स के दरमियान, कंजक्टिव स्लिट्स के दरमियान जो डिस्टेंस होता है उसको हम क्या कहते हैं जी, ग्रेटिंग एलिमेंट। डी से उसको शो करते हैं। ठीक है, कोई सी भी कंजक्टिव जो है वो स्लिट्स हैं उनके दरमियान डिस्टेंस। तो यहाँ हम लिख सकते हैं कि डी ग्रेटिंग एलिमेंट बराबर होता है L ओवर N के, जबकि ये L क्या है जी, लेंथ ऑफ द डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग, N है नंबर ऑफ लाइंस। ठीक, ये आपने याद रखना है। तो अब हम देख लेते हैं कि एक्स रेज किस तरीके से डायफ्रैक्ट होती हैं क्रिस्टल से। सबसे पहले देख लेते हैं ये क्रिस्टल कैसे है। देखें, ये एटम्स बने हुए हैं जो कि पीरियोडिकली अरेंज्ड हैं क्योंकि ये क्रिस्टल है। और इन एटम को जब यहाँ पे हमने आपस में मिलाया तो ये एक प्लेन बन गया, इसको कहा जी पी डैश प्लेन है ये दूसरा प्लेन बन गया P1 डैश, ये तीसरा प्लेन बन गया P2 डैश। अब ये जो लाइट रे हैं, एक्स रे हैं, ये टकरा सकती हैं ऊपर वाले प्लेन से भी नीचे वाले से भी, जहां भी एटम मौजूद हुआ वहां से रिफ्लेक्ट हो जाएंगे। तो ज़रा देखें, यहाँ से ऊपर से क्या आई, लाइट रे एक बीम आई, यहाँ पे एटम मौजूद था, टकरा के चली गई। जब दूसरी रे आई तो यहाँ पे उसको एटम नहीं मिला, वो अंदर की तरफ आ गई। अंदर आई तो यहाँ पे एटम था, टकरा के वो फिर ऊपर की तरफ चली गई। ठीक है, तो नीचे वाली जो रे है उसने कितना ज़्यादा फासला तय किया है, पाथ डिफरेंस कितना है, ये हमने देखना है। यहाँ पे देखें, यहाँ पे ये एंगल बना रही थी, इसको कह दें जी ये एंगल है थीटा, और ये एंगल सेम टू सेम उतना ही होगा थीटा। ठीक है, अब देखें यहाँ पे मैं एक लाइन ड्रा कर रहा हूँ, ये लाइन, ये कौन सी लाइन है मैं यहाँ पे बता रहा हूँ आपको। ये है दो प्लेन्स के दरमियान का डिस्टेंस, इसको कहते हैं d, और d को हम किससे शो करते हैं, d इज इक्वल टू इंटरप्लेनर स्पेसिंग कहते हैं इसको। इंटरप्लेनर स्पेसिंग यानी कि दो प्लेन के दरमियान का डिस्टेंस, इंटरप्लेनर स्पेसिंग। तो ये d है तो ये भी d होगा ना। अब क्या हमने क्या करना है, पाथ डिफरेंस फाइंड करना है। देखें इसने कितना एक्स्ट्रा फासला तय किया है, वो मालूम करने के लिए हम यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे। ज़रा देखें, यहाँ पे एक परपेंडिकुलर ड्रा किया, एक यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रा किया। ठीक हो गया। आप इन पॉइंट्स को नाम दे दें, इसको पॉइंट को नाम दे दें बी का, इसको दे दें बी डैश का, जैसा आपकी बुक में दिया होगा। ठीक है, अब ये जो दो प्रोजेक्शन ड्रा किए हैं इसमें से एक साइड जो है ये तो डी है ना, ये भी एक ट्राइंगल है, ये भी एक ट्राइंगल है, और ये जो है साइड ये क्या है, डी है, ये हमें मालूम। तो ये d का कौन सा कंपोनेंट होगा, ये वाला जो है, ये d का कंपोनेंट होगा d साइन थीटा, और d का ये वाला कंपोनेंट कौन सा होगा, ये भी d साइन थीटा होगा। प्रोजेक्शन ड्रा किया है ना। अब क्या होगा कि इतना पोर्शन और इतना पोर्शन, ये दोनों मिला के जितना बनता है उतना ही इसने एक्स्ट्रा फासला तय किया है नीचे वाली रे ने। तो हम क्या कह सकते हैं, यही इसका पाथ डिफरेंस।
तो पाथ डिफरेंस यहाँ से क्या आ जाएगा जी, 2d साइन थीटा इज इक्वल टू n लैम्डा। बात समझ में आ गई। तो ये 2d साइन थीटा यहाँ से आता है, क्योंकि ये वाला d साइन थीटा प्लस ये वाला d साइन थीटा, ये दोनों क्या हो जाते हैं, ऐड हो जाते हैं। अब बात ये है कि एक्स रेज की जो वेवलेंथ होती है, वेवलेंथ ऑफ एक्स रे वो बराबर होती है 10⁻⁻10 मीटर के। ठीक है, तो ये जो इंटरप्लेनर स्पेसिंग है ना, ये भी तकरीबन कितनी होनी चाहिए, ये भी 10⁻⁻10 के कंपेरेबल ही होनी चाहिए। ये आपने बात अच्छे से याद रख लेनी है। तो अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे, जो कि क्या है जी, पोलराइजेशन। ठीक है, अब होता ये है, ये जो ऑर्डिनरी लाइट है ना, इसमें बहुत सारे प्लेन ऑफ वाइब्रेशंस होते हैं, ऑल डायरेक्शन में वो फैल रहे होते हैं। जैसे ये मैंने लाइट रे आपको बना के दिखाई, ये सारे प्लेन्स जो है ऑर्डिनरी लाइट में मौजूद होते हैं। ठीक है, इसकी मिसाल मैं ऐसे दूंगा, जैसे इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड जो ऑसिलेट करते हैं, तो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के साथ परपेंडिकुलरली ऑसिलेट कर रहे होते हैं, दो प्लेन ऑफ वाइब्रेशन हो गए ना। यहाँ पे ऑर्डिनरी लाइट में बहुत सारे प्लेन ऑफ वाइब्रेशन होते हैं। ठीक है, इसलिए इसको हम कहते हैं एक अनपोलराइज्ड लाइट, इसका नाम होता है अनपोलराइज्ड लाइट। ठीक है, तो होता क्या है, अगर हम कुछ ऐसा करें, किस तरीके से करेंगे ये मैं बाद में बताऊंगा। अगर हम कुछ ऐसा करें कि इसके बाकी सारे प्लेन ऑफ वाइब्रेशंस को ख़त्म कर दें, सिर्फ एक सिंगल प्लेन में इसको कन्फाइन कर दें, तो क्या होगा, तो ये कहलाएगी एक पोलराइज्ड लाइट। ठीक हो गया, क्योंकि हमने क्या कर दिया, इसको सिंगल प्लेन में कन्फाइन कर दिया। अब वो करते कैसे हैं देख लेते हैं। ठीक है, तो वो मुख्तलिफ तरीक़ों से किया जा सकता है, स्कैटरिंग के थ्रू भी किया जा सकता है, रिफ्लेक्शन के थ्रू भी किया जा सकता है, सिलेक्टिव एब्जॉर्प्शन के थ्रू भी किया जा सकता है। यहाँ जो हमने मेथड पढ़ना है वो है सिलेक्टिव एब्जॉर्प्शन। सिलेक्टिव एब्जॉर्प्शन में क्या होता है, एक ख़ास तरह का मटेरियल होता है जिसको नाम दिया जाता है डाइकोरिक मटेरियल। डाइकोरिक मटेरियल। अब ये डाइकोरिक मटेरियल क्या करता है मैं बताता हूँ। देखें, फ़र्ज कर लें एक लाइट मौजूद थी, ये क्या है जी उसकी, ये डिफरेंट प्लेन ऑफ वाइब्रेशंस है, ये जा रहे हैं, इसके सामने डाइकोरिक मटेरियल रख दिया। डाइकोरिक मटेरियल क्या करेगा कि जो लाइट रे इस सरफेस के, डाइकोरिक मटेरियल के सरफेस के पैरेलल है, वो इसको तो अपने अंदर से क्या कर देगा, ट्रांसमिट कर देगा, ये वाली रे ट्रांसमिट हो जाएगी, और ये जो इसके अलावा जितनी भी लाइट रेज होंगी, जो प्लेन होंगे, वो सारे इसमें क्या हो जाएंगे, एब्जॉर्ब हो जाएंगे। अब आगे क्या बना हुआ है, एक और डाइकोरिक मटेरियल बना हुआ है, इसको मैं कह देता हूँ ये है D1 और ये है D2। इसमें से क्या होगा, इसमें से भी ये लाइट रे पास कर जाएगी, क्योंकि प्लेन ऑफ वाइब्रेशन क्या है, वो पैरेलल है इसकी सरफेस के, तो पास कर जाएगी। बाकी सारे क्या हो जाएंगे, एब्जॉर्ब हो जाएंगे। तो इस तरीके से क्या होता है, किसी भी लाइट को पोलराइज किया जाता है। बात समझ में आ गई। तो ये तरीकाकार है आपके सामने, ये जो मटेरियल है डाइकोरिक मटेरियल है, और इसको पोलराइड भी कह सकते हैं। ठीक है, इसको पोलराइड भी कह सकते हैं। अब हम आगे चलते हैं और देखते हैं कि, या लिख लेते हैं कि क्या हुआ जी, कि जो लाइट रे, जो प्लेन किसके, जो प्लेन पैरेलल है किसके जी, पैरेलल टू सरफेस ऑफ डाइकोरिक मटेरियल। ठीक है, डी लिख रहा हूं मैं, डाइकोरिक मटेरियल, डी मटेरियल, वो क्या हो जाएगा, वो ट्रांसमिट हो जाएगा। ठीक है, और ऑल अदर प्लेन क्या हो जाएंगे, एब्जॉर्ब हो जाएंगे। ऑल अदर प्लेन्स क्या हो जाएंगे, एब्जॉर्ब हो जाएंगे, इसके अंदर आगे नहीं जाएंगे। तो ये है आपकी सिलेक्टिव एब्जॉर्प्शन के थ्रू पोलराइजेशन करना। ठीक है, आगे देख लेते हैं ऑप्टिकल रोटेशन। ऑप्टिकल रोटेशन क्या है कि अगर एक प्लेन पोलराइज लाइट है, उसको एक ख़ास किस्म के मटेरियल में से पास कर दिया जाए, तो वो क्या करता है, उसके प्लेन को रोटेट कर देता है थोड़ा सा। यानी एक प्लेन है, प्लेन पोलराइज लाइट है, उसका एक ही सिंगल प्लेन है, अगर इस मटेरियल से पास कर दे तो उसका प्लेन क्या हो जाए, रोटेट हो जाए। तो इसको ऑप्टिकल रोटेशन कहते हैं। देखिए, ये एक अनपोलराइज लाइट थी, जब यहाँ से पास करके गई तो यहाँ पे इसका एक सिंगल प्लेन, फर्ज कर लें ये वाला प्लेन बच गया इससे पास करने के बाद। ठीक है, जब ये वाला प्लेन बच गया, यहाँ पे एक मटेरियल पड़ा हुआ था, ठीक है,
कौन सा होता है ये, शुगर का शुगर सोल्यूशन भी हो सकता है और टारटारिक एसिड भी हो सकता है, ठीक है, टारटारिक एसिड भी हो सकता है, ठीक है, सोडियम क्लोरेट, इस तरह के जो मटेरियल हैं ये रास्ते में मौजूद था। तो इसने क्या किया, जब इस तरह का प्लेन यहाँ से पास करके गया तो इसने क्या किया, इसने इसके प्लेन को क्या कर दिया, यहाँ पे ले आई, रोटेट कर दिया कुछ ना कुछ किसी खास एंगल पे। और बहुत स्मॉल अगर ये मटेरियल भी मौजूद हो ना तो ये प्लेन को काफ़ी ज़्यादा डिग्रीज तक क्या कर देता है, रोटेट कर देता है। इसको कहते हैं ऑप्टिकल रोटेशन। और ये जो मटेरियल दरमियान में रखा जाता है इसका नाम होता है, इसको कहते हैं ऑप्टिकली एक्टिव मटेरियल, ऑप्टिकली एक्टिव मटेरियल, ये आपने याद रखना है। अब सवाल बाज़ औक़ात ऐसे आ जाता होता है कि हम कैसे चेक कर सकते हैं कि कोई लाइट पोलराइज है या नहीं है। तो आप क्या करेंगे, लाइट रे को ऐसे यहाँ से थ्रो करेंगे और सामने एक डाइकोरिक मटेरियल रख देंगे, ठीक है, लाइट रे यहाँ से जा रही है, आप क्या करेंगे, डाइकोरिक मटेरियल को आहिस्ता आहिस्ता ऐसे रोटेट करके देखेंगे। रोटेशन के दौरान में अगर पीछे जाने वाली जो लाइट की इंटेंसिटी है वो डिक्रीज हो रही हुई तो इसका मतलब है कि वो प्लेन पोलराइज लाइट है। क्यों? क्योंकि देखें अगर ये वाला प्लेन है, एक ही प्लेन में है लाइट, जिस तो इसने पैरेलल होगी तो पास करना है, अगर इसको रोटेट करेंगे तो ये नहीं पास करेगी, इंटेंसिटी कम होते होते जब ये बिल्कुल परपेंडिकुलर हो जाएगी तो इंटेंसिटी बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। फिर दोबारा जाके जब पैरेलल आएगी तो फिर इसमें से लाइट की इंटेंसिटी तेज़ होगी। अगर ये प्लेन पोलराइज हुई ही ना, अनपोलराइज लाइट हुई, तो इसके तो सारे प्लेन ऑफ वाइब्रेशंस होंगे, तो जिस डायरेक्शन में भी हम ले जाएं कोई ना कोई तो इसका प्लेन इसके पैरेलल होगा डाइकोरिक मटेरियल के, तो लाइट इंटेंसिटी कम नहीं होगी। तो ये था बच्चे हमारा आज का लेक्चर। इसके हवाले से सवाल हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।